आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसम। आज हम 15वीं सहरी की नशिस्त में मौजूद हैं। बहुत तेज़ी से रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजर रहा है। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हम सब की इस महीने में मग़फ़रत फरमा और जो गुनाह हमसे हो रहे हैं उन्हें माफ़ अता फरमा। आज हम बात करेंगे इस्लाह माशरा पे। आज के माशरे में बिगाड़ की वजह क्या है? देखने में यह आता है कि जब आप किसी की इस्लाह करें या उसे किसी बुरे काम से रोकें तो वह आपका एहसानमंद होने के बजाय बुरा मान जाता है। और कई जगहों पर यह होता है कि लोग इस्लाह के नाम पर बदतमीज़ी से पेश आते हैं, दूसरों के सामने तज़लील करते हैं। इस्लाह का सही तरीक़ा है क्या? हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की किस तरह इस्लाह किया करते थे, ये आज की नशिस्त में हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ुनैरा अंबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे आज के मेहमान डॉक्टर मुदस्सिर और डेंटल इश्यूज़ पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। आपको भी अपनी नशिस्त में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। अपनी नशिस्त को आगे अब आपकी जानिब आते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि मैं 7 साल से आपको भी देख रहा हूँ और 7 साल से माशाल्लाह आप ऐसे के ऐसे हैं। क्या मतलब कोई हमें भी राज बता दें कि इतने फिट आप कैसे हैं? पहले तो ये बताएं। बहुत शुक्रिया आपका। 7 साल से आप देख रहे हैं। फ़िटनेस का राज बेसिकली ये कि आज के दौर में जिस तरीके की सोसाइटी है हमारी, तो उसमें आपने टेंशन नहीं लेनी। आप बस खुश रहें, हर हाल के अंदर खुश रहें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये बेसिक चीज़ है जिससे आप खुश रह जिससे आप अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। तो ये तो अल्लाह ताला फिर हर किसी को आप जैसा जहन देना। अब डॉक्टर साहब इतनी टेंशन है, अभी आ जाते हुए इतनी टेंशन हुई है तो कैसे टेंशन ना लें? वो आ जाते हुए असल में बस थोड़ी सी टाइमिंग मेरे ख्याल में आगे पीछे हो गई होगी हमारी और आपकी। तो मैंने यही सोच के थोड़ा देर से निकलने को सोचा कि अभी एक इवेंट है वो ख़त्म हो जाए तो 1-1.5 घंटे में थोड़ा सा रश कम हो जाएगा तो मैं उसके बाद निकलूँगा। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ। मैं उसी हिसाब से निकला, टाइमिंग सही थी तो आराम से मैं पहुंच गया। कोई टेंशन नहीं हुई, खुशी खुशी आ गया। ये बड़ा अच्छा है भाई, मैनेज करके चलें, खुश रहें। वैसे अल्लाह ताला सबको जहन भी ऐसा दे। डॉक्टर साहब, बात करते हैं डेंटल इश्यूज़ के हवालों से। हमारे यहाँ देखने में ये आता है कि लोग जो उनके दांतों के मसाइल होते हैं उनको इतना सीरियस नहीं लेते उस वक्त तक जब तक वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करते। तो रीज़न क्या है? क्या ये महंगा होता है ट्रीटमेंट, इस वजह से लोग नहीं लेते, या फिर लोगों की ये लापरवाही है कि ठीक है जब दर्द होगा तो या तो लॉन्ग रख लेंगे या कुछ खास मेडिसिन है वो ले लें अनटिल अनलेस जब तक प्रॉब्लम ना बढ़ जाए? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। डेंटल इश्यूज़ के हवाले से ऐसे ही है कि लोग इसको सीरियस नहीं लेते। बिल्कुल उसी तरीके से मैं थोड़ा सा बात को इस सिनेरियो के हिसाब से बताता हूँ कि जब तक कोई मुसीबत ना आए, मतलब चलो जी अभी कर लेंगे, लेकिन जब वो एक्चुअली आ जाती है तब फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता ना रिवर्स करने का। फिर आपने डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। तो उसी तरीके से जो हमारे यहाँ डेंटल इश्यूज़ हैं, डेंटल इश्यूज़ में ये होता है कि आप पीरियोडिक चेकअप करवाते रहें अपना डेंटिस्ट के पास, और रिकमेंडेड है कि हर 6 महीने पर या साल भर पे आप अपना डेंटल चेकअप करवाएं, चाहे कोई इशू हो रहा हो, या ना हो रहा हो। इसी तरीके से जो मेडिकल इश्यूज़ होते हैं जैसे ब्लड शुगर है या कोई और बीमारी है, उसको भी यही कहा जाता है कि आप साल पे अपना पूरा ब्लड चेकअप करवा लें या अपनी एक स्क्रीनिंग करवा लें कि कोई आपको कोई डिजीज़ या बीमारी हो तो नहीं रही। तो इससे बहुत सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। तो इसी तरह डेंटल में भी यही है कि आप अपना पीरियोडिक चेकअप करवाएं। चेकअप करवाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, डेंटिस्ट आपको बताएगा कि भाई आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अलार्म हो जाएंगे कि हाँ जी ये है तो मैं इस चीज़ को करेक्ट करवा लूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप डेंटल चेकअप के लिए गए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लगा है, आपने जस्ट रूटीन चेकअप करवाया, वहाँ जाके आपको डेंटिस्ट ने डायग्नोस किया कि जी आपके मल्टीपल कैविटीज़ हैं, दांतों में कीड़ा लग गया है, आप इसको फिल करवा लें। तो पेशेंट सोचता है कि ठीक है जी अभी कीड़ा लगा है, कोई दर्द तो हो नहीं रहा मुझे, ठीक है जी बाद में करवा लूँगा। वो बाद में करते करते लाइफ में इतना बिजी हो जाता है कि वो जब उसको पेन होता है एक्चुअली या ठंडा गर्म लगना शुरू होता है, देन वो अगेन जाता है डेंटिस्ट के पास। इसका एक रीज़न ये भी होता है कि लोगों का एक माइंड फ्रेम है, जबकि हर जगह ऐसा नहीं होता कि जी डॉक्टर्स जो हैं ये पैसे बनाने के लिए बोल रहे हैं, बिला वजह हमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये पैसे बनाने के लिए बोल रहे हैं। एक लोगों के जहन में ये भी आता है। अच्छा देखें शहरियार, ऐसा डेफिनेटली होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि डेंटिस्ट ये मेल प्रैक्टिस नहीं करते। हमारे माशरे के अंदर क्वैक्स बेतहाशा हैं। बेशक आप यूँ हिसाब लगा लें कि अगर रेशो लगाया जाए कि 1000 डेंटिस्ट हैं,
एक्चुअली वो 1000 डेंटिस्ट नहीं है, 700 क्वैक्स हैं और 300 डेंटिस्ट हैं। मैं कराची के हवाले से बात कर रहा हूँ, ये हिसाब किताब है। तो जब क्वैक्स के पास आप जाते हैं, आपको पता होता है कि वो क्वैक है, उसके जगह पे एंटर होते ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप किस एनवायरनमेंट में आ गए। ना वहाँ पर हाइजीन होगी, ना वहाँ पर सफाई का इंतज़ाम होगा, सारी चीज़ें आपको हैफेज़र्ड नज़र आ रही होंगी, आप फिर भी जाके वहाँ पर चेकअप करवाते हैं। वहाँ कुछ नहीं भी होगा, उसने ट्रस्ट लेवल अपना ऐसा बनाया हुआ है उस बंदे पे, पेशेंट के ऊपर, कि उसने कह दिया जी कैविटी है जी, सफाई करवानी है, वो लामहला वो करवाएगा, हो या ना हो, वो कम पैसों में कर देगा। हाँ। ये 200, 300, 500 से ज़्यादा चार्ज करते ही नहीं है। इनको खुद भी फेयर होता है कि भाई मैं इससे ज़्यादा चार्ज करूँगा, अगर कल कला को कोई मुसीबत हो गई तो मेरे गले आ जाएगा। तो एक्चुअली बिल्कुल ऐसा होता है कि ज़मीन आसमान का चार्जेस में फ़र्क है। स्टरलाइजेशन उनके पास नहीं, एक्सरे उनके पास नहीं, तो जाहिर बात है जब आप बेसिक जो इतनी नेसेसिटी है कि इसके बगैर आप मुंह में घुसे ही ना, जिससे आपको हेपेटाइटिस होने का खतरा हो, HIV होने का खतरा हो, तो आप तो फिर 500 और 300 ही चार्ज करोगे। सस्ता ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद जब बीमारी बढ़ती है, फैलती है, फिर आप जाके अपना प्रॉपर चेकअप करवाते हैं, उस वक्त तक देर हो चुकी होती है। तो मैं पहले भी ये बात कहता रहा हूँ और अभी दोबारा ये बात कहूँगा कि सस्ते के चक्कर में मत जाएं, अपना प्रॉपर जिधर भी जाएं, जिसके पास भी जाएं, उससे सबसे पहले आपने ये पूछना है उस डेंटिस्ट के पास जाकर कि आपका प्रैक्टिसिंग लाइसेंस किधर है। इसमें डेंटिस्ट को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो प्रॉपर डेंटिस्ट है, आप उससे चार्जेस ले रहे हैं पेशेंट से, आप फ्री में नहीं देख रहे हैं उसको, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको अपना प्रैक्टिसिंग लाइसेंस दिखाएं, या क्लिनिक में कहीं पर आपने लगाया हुआ हो, आपकी तस्वीर हो, आपका नाम हो, जिसको वो कंफर्म कर सके पेशेंट। ये उसका बेसिक राइट है। अच्छा डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर चले लोगों के पास पैसे नहीं है, लेकिन ज़ाहिर डेंटल इशू एक इशू है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं लोगों के लिए कि वो वहाँ पे जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकें और सेफ रहें? देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में बेसिकली वहाँ पे टीचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, ये जहाँ पर आप डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, MBBS हो गए या BDS हो गए। उसमें होता ये है कि वहाँ पर एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ पेशेंट के लिए एक OPD बनाई हुई होती है, बाज़ जगह काफ़ी बड़ी OPD भी होती है। उसमें ये होता है कि जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं, 3rd ईयर या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, वो उन पेशेंट को देख रहे होते हैं। कुछ प्रोसीजर होते हैं, माइनर प्रोसीजर, जो वो आप जो अंडर ग्रेजुएट होते हैं उनसे आप करवाते हैं। कुछ प्रोसीजर ऐसे होते हैं जो डॉक्टर बन चुके होते हैं और अपनी हाउस जॉब कर रहे होते हैं, यानी जिसे आप प्रैक्टिस कहते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काफ़ी हद तक फैसिलिटीज़ हैं और मेजर काम काफ़ी हद तक हो जाता है। तो बेहतर ये है कि मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर क्वैक के पास जाना है, उससे बेहतर है कि आप गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो ये मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनकी OPDs हैं जहाँ पे डॉक्टर काम कर रहे हैं, वो उस क्वैक से 100% बेहतर काम करेंगे और हाइजीनिक एनवायरनमेंट के अंदर। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या बना रही हैं आज? तो आपने मटर भी रखे हुए हैं, यहाँ पे मकई भी है, क्या बना रही हैं आज, ये बताएं। मिक्स सब्जी है बेसिकली, बट विद चिकन। विद चिकन। तो इसको बनाते कैसे हैं, ज़रा हमें ये बताएं ना आप। तो आप स्टार्ट ऑफ करें जैसे हम हर रेसिपी करते हैं, तेल में प्याज और फिर टमाटर, और फिर जैसे जैसे जिस सब्ज़ी को कम पकाने का टाइम चाहिए होता है उसको उतना लेट डालना है। तो हम इसमें से चिकन डल रहा है तो प्याज टमाटर के बाद चिकन ऐड करेंगे। चिकन को अच्छे से मसाले में भून के उसके बाद फिर मटर, स्वीट कॉर्न, शिमला और ख़त्म। ठीक है। तो ये इसमें कुछ ग्रेवी बनेगी या सूखा सूखा होगा? इतनी ज़्यादा शोरबे वाली ग्रेवी नहीं होगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा होगा। और कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है इस सब को बनने में? ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर कोई आपके साथ कटिंग और चॉपिंग करके दे रहा है तो जल्दी हो जाएगा। यानी कि दो बहनें, बात होती है जहाँ इस्लाह की, तो बहुत से लोग बुरा मान जाते हैं जब हम उनकी इस्लाह करते हैं, चाहे हम किसी भी हवाले से करें कि भाई तुम चल सही नहीं रहे हो या बोल सही नहीं रहे हो या तुम्हारे बात करने में बहुत एक आवाज़ में ज़्यादा ही कुछ गरज है या कुछ भी। तो वजह क्या है कि लोग अब इस्लाह को बुरा क्यों मानते हैं कि भाई ये मेरी इस्लाह कर रहा है, एहसान मानने के बजाय बुरा मान जाते हैं लोग, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये मौजू बहुत ही बेहतरीन है और एग्जैक्टली कुरान पाक में इस सिलसिले में जो फरमाया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, अगर ये हम पहले जान लेंगे तो शायद जो हमें बुरा लगता है अगर कोई हमारी इस्लाह करता है तो थोड़ी सी उसमें शिद्दत कम हो जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, इन्नमल मुमिनूना इख्वातुन फ़अस्लिहू बैना अखावैकुम, कि बेशक मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं, बस तुम अपने भाइयों के दरमियान सुलह करा दो या इस्लाह कर दो उनकी।
सुलह भी यही चीज़ होती है। जब आप कहते हैं ना सुलह करा दो, मीन्स के कहीं वो मिसगाइडेड है, उनको करेक्ट कर दो। जी, तो पहली बात तो ये कि इस्लाह करने वाले की नीयत तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, किसी को झुकाना, किसी को लेट डाउन करना नहीं होना चाहिए। ये हमें पता चल गया अगर हम इस्लाह करना चाहते हैं। अब दूसरे शख्स की जिम्मेदारी क्या है? मौला अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं कि तुम्हारा वो शख्स तुम्हारा दोस्त है जो तुम्हारी खामी तुम्हें बता दे। तो असल कमाल की बात तो ये है ना कि असल आपका दोस्त तो वो है जो आपकी इस्लाह करता है। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझ में कोई ऐब है, कोई बुराई है और आपने मुझे बताया और मैंने उसकी इस्लाह कर ली, तो बहुत सारे लोगों के सामने वो ऐब मेरा जो बाद में ज़ाहिर होता वो नहीं हुआ। तो इसका मतलब कि आपने मुझसे एक कहना चाहिए कि मुखलिसाना रवैया अख्तियार किया, और अगर आप खामोश रहते और मुझे ना बताते कि ये गलत है तो पूरी दुनिया में इंसान का तमाशा बनता है। जैसे खुशामदी लोग हैं, इसीलिए उनसे कहा जाता है कि खुशामदी लोग, अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं कि जो खुशामद करता है वो तुम्हारी कमर तोड़ देता है, यानी वो एहसास ही होने नहीं देता कि आपके अंदर कोई ऐब भी है। और आहिस्ता आहिस्ता इंसान इतनी खुशफहमी का शिकार हो जाता है। और ये बस मुनाफिकीन का था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि जो काम उन्होंने किए भी नहीं उसके लिए उनको सराहा जाए, और जब उनमें से किसी को बुराई से रोका जाए या कहा जाए कि अपने तरीके को दुरुस्त कर लो, तो उनको इतनी ज़्यादा अना उनकी मजरू हो जाती है और वो और गुस्सा करने लगते हैं। तो हम खुद पसंदी का शिकार हैं बेसिकली, और ये एक वस्फ है। हम में से कोई भी शख्स तनकीद सुनना नहीं चाहता, एक बात ये। दूसरी ये कि मजमे में तो बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहता। तो अगर हमें भी थोड़ा सा ख्याल रखना है कि किसी को अगर इस्लाह करनी है तो पब्लिकली मजमे में या सबके सामने ना कहे। अच्छा, तन्हाई में अकेले में बताएगा तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि उसको भी बुरा नहीं लगेगा और वो जैसे आपने खुद एक बात करी कि हम खुद पसंदी का बहुत शिकार हो चुके हैं, हम अपने बारे में कुछ बुरा सुन ही नहीं सकते। तो ऐसी अपनी इस नेचर को कैसे बदलें? अब ज़ाहिर है ठीक है, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आपका फ़ायदा है अगर आप उसकी तनकीद को समझें, लेकिन हमें यही नहीं लगता कि हमें ये फॉल्ट है, तो हम ये कहते हैं यार हमें तो ये फॉल्ट है नहीं। अब डॉक्टर साहब आप बिला वजह बोल रही हैं, मैं जोर से बोलता हूँ, मैं तो बोलता ही नहीं हूँ, तो ये मेरे साथ तो जाती कर रही है। जी, ये देखिए ये जजमेंट कैसे? हाँ, ये भी फिर वही वाली बात कि ख्याली दुनिया में रहना, फैंटेसी वर्ल्ड में आप वो ऑस्ट्रिच अप्रोच जिसको कहते हैं ना कि जो शुतुरमुर्ग है, कहते हैं वल्लाह आलम कितनी ये बात सच है, हाँ, नहीं पता। लेकिन एक मुहावरा मशहूर है कि वो जब खौफजदा होता है तो अपने मुंह को छुपा लेता है चोंच से, वो गढ़ा बना के, और समझता है खौफ नहीं रहा। या बिल्ली के लिए कहा जाता है, कबूतर के लिए, कि कबूतर जब बिल्ली को देखता है तो आंखें बंद करता है, समझता है अब सब ठीक है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम खुद पसंदी का शिकार होंगे सूनर और लेटर, आज तो सोशल मीडिया पे एक सेकंड भी नहीं लगता लोग कमेंट्स देने में। आपके करीब के दोस्त तो शायद आपका लिहाज करते हैं, रिश्तेदार मुरब्बत बरत लेंगे, कहेंगे ये बंदा नाराज हो जाएगा, इसकी इस्लाह ना करो, ना बताओ, लेकिन शेयर कर देंगे। और फिर जो कमेंट्स आने लगेंगे, वो तो लोग तो आज के ज़माने में किसी अच्छी चीज़ पे तनकीद करने वालों की इतनी बड़ी तादाद होती है, उसको डिसलाइक करने वालों की इतनी बड़ी तादाद होती है। तो जब किसी में कोई ऐब ही होगा, फिर जो उसका तमाशा होगा या उसका तमस्सुर उड़ेगा, मजाक उड़ेगा, तो क्या ही बेहतर था कि इंसान अपनी इस्लाह कर ले। और तभी हम तरक्की कर सकते हैं जब हम हमेशा अपने माइंड का यानी एक विंडो खुली रखें, थोड़ा सा हौसला करके कि चलो इनके सामने इन्होंने मेरी बुराई निकाली है ना, अब बाकी पूरी दुनिया के सामने तो मैं रुस्वा होने से बच गया। तो ये हम सोचकर अपनी इस्लाह कर लें तो क्या ही बात है, और दिन ब दिन वो निखार आता चला जाएगा हमारी शख्सियत के अंदर। और शख्सियत की तामीर होती इसी तरह से, कोई भी परफेक्ट तो पैदा नहीं होता। बिल्कुल जी, ये बात एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने की कि परफेक्ट कोई नहीं होता। अगर आप कोई ये सोचता है कि वो परफेक्ट है तो परफेक्ट सिर्फ मेरे रब की ज़ात है, उसके अलावा कोई भी नहीं होती। लेकिन एक हमारे अंदर खुद पसंदी होती है और हमें अपनी जो खामियां होती हैं वो कभी नज़र नहीं आती, और हम कहते नहीं यार हम तो ज़ोर से नहीं बोलते, या हमने कब बदतमीज़ी के लहजे में बात करी। लेकिन अगर कोई आपको बता रहा है तो थोड़ा सा उस पर आप ठंडे दिमाग से सोचें, तो उसमें आप ही का फ़ायदा है। डॉक्टर साहब, बात हो रही है इस्लाह की। अगर कोई किसी को बोलता है कि जी गुटखा ना खाओ या तुम्हारे दांत खराब हो रहे हैं, वो उसको भी बुरा मान जाता है, कह रहे यार हो ही नहीं रहा है, इसको लग रहे हैं, और अगर हो भी रहे हैं तो इसको क्या मसला है। वैसे जो ये गुटखा वुटका लोग खाते हैं या ये उस तरह की तंबाकू वाली चीज़ें अशिया यूज़ करते हैं, ये कितनी दांतों के लिए और मुंह के लिए नुकसानदेह होती हैं? शरैर भाई, ये इतनी नुकसानदेह हैं कि जो खा रहे होते हैं और जो उससे एंटरटेन हो रहे हैं ना, उनको अंदाज़ा नहीं है कि ये किस लेवल पर जाके नुकसान पहुँचाती है। अगर वो डेंटल हॉस्पिटल में या ऐसे किसी टर्शरी केयर हॉस्पिटल में आके देखें जहाँ पे वो मरीज़ एडमिट हैं
गुटखा, पान, सिगरेट, छालिया, इसकी हैबिट जिनकी है, कि उनको कौन कैसी कैसी मुंह की बीमारी होती है। मैं सिंपली बताता हूँ, माउथ कैंसर, ओरल कैंसर मेजर कॉज पाकिस्तान के अंदर सेकंड जो प्रिवलेंस है कैंसर की वो माउथ कैंसर है, ठीक है। और वो हाल हो जाता है इसके अंदर कि जो गुटखा खा रहा है ना, जिसको बहुत मज़ा आ रहा है कि मैं खा रहा हूँ गुटखा, मुझे कुछ नहीं हुआ, वो अगर एक नज़र देख ले उनको आकर, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो दोबारा गुटखे को हाथ लगाएगा। इस लेवल का हाल हो जाता है। डॉक्टर साहब, इस पे कैंपेन्स भी होती हैं, दिखाते भी हैं, नेट भी भरा हुआ होता है, सोशल मीडिया भरा हुआ है, लेकिन खाने वाले का एक ही कहना होता है कि जी मैं अगर खा रहा हूँ तो मुझे तो इतने साल से कुछ नहीं हुआ, और वो एक आपकी बॉडी को आदत हो जाती है, जैसे कि अगर आप वो ना खाएं तो आपका पूरा जिस्म काम नहीं कर रहा। तो वो उनका तो एक ये कहना है जब हम उनसे बात बिल्कुल करते हैं, कुछ होता ही नहीं है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ कही आपने। एक्चुअली मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ वो है कम्युनिटी डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट। उस कम्युनिटी डेंटिस्ट्री में ये होता है कि हम डिफरेंट एरियाज़ पे फोकस करते हैं। ख़ास करके जो हमने अभी ये गुटखे की, पान, सिगरेट इसकी बात की, ये हाल है शरियार भाई कि हम स्कूल लेवल पर जाकर बच्चों को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। हेल्थ एजुकेशन स्पेसिफिकली डेंटल एजुकेशन। वहाँ पे हमने ये देखा कि जो बच्चे हैं क्लास 6 के, क्लास 5 के, मैं गवर्नमेंट स्कूल से लेकर प्राइवेट स्कूल दोनों की बात कर रहा हूँ, उनके पॉकेट में छालियाँ पड़ी होती है, सुपारी पड़ी होती है, वो बाकायदा इंटरवल के अंदर या ड्यूरिंग क्लास टाइमिंग वो छालियाँ खा रहे होते हैं, ठीक है। तो हम जाकर उनको अवेयरनेस देते हैं, बताते हैं डिफरेंट प्ले कार्ड्स के ज़रिए, डिफरेंट वीडियोस के ज़रिए, तस्वीरों के ज़रिए कि देखो बेटा ये खाने से ये चीज़ें हो जाती हैं। एक तो ये लेवल है। सेकेंड लेवल ये आता है कि हम विलेज लेवल के ऊपर जाते हैं जहाँ पर लोगों को वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे जाके हम ये करते हैं कि हम चूँकि शहर से आए हुए लोग होते हैं, तो वो जो लोकल होते हैं वहाँ के लोकल में बहुत सारे लोग, वहाँ का कोई काउंसलर है, कोई लेडी हेल्थ वर्कर है या मस्जिद का पेश इमाम है, हम उनसे कांटेक्ट करते हैं और हम उनको अपने साथ लेकर जाते हैं और अपनी बात को उन तक पहुँचाते हैं। तो वो काफ़ी हद तक लोगों के अंदर हम अवेयरनेस इस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं। और अभी लेटली 20 मार्च को वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे गुजरा है, तो हमने उसके हवाले से भी, हर साल होता है ये, तो हम हर साल इसकी जो पान, गुटखा, छालिया या डेंटल रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी अवेयरनेस थ्रू वॉक और सेमिनार्स के जरिए। आप लोग इतना ज़ाहिर इस पे वर्क करते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि इन चीज़ों की सप्लाई नहीं रुकती। आप लोग ज़ाहिर इस पे भी आवाज़ उठाते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे भी उठाते हैं, लेकिन सप्लाई मिल जाती है। अब हाँ ठीक है, थोड़ा महंगा हो गया है, 50 वाला 100-150 का हो गया, लेकिन मिल रहा है मार्केट में। देखिए ना, महंगाई का रोना रो रहे हैं। हाँ, अगर पेट्रोल 150 रुपये है तो मुझे सिर्फ ये बताइए कि कोई एक बंदा, किसी ने प्रोटेस्ट किया बाहर आकर गाड़ी मोटरसाइकिल लेकर कि जी नहीं पेट्रोल नहीं भरवाएंगे? सब भरवा रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि हमने इस पे वर्कआउट भी किया हुआ है कि इन चीज़ों को इतना महंगा कर दिया जाए कि इनकी एक्सेस दूर हो जाए। अब अगर 50 की जगह 100 का मिल रहा है, 100 की जगह वो 300 का कर दें, तो 6 की जगह 1 खाएगा। हाँ, ट्रू। तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से आदत ख़त्म होगी। इसी तरीके से जब हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट आता है ना, वो स्मोकिंग की हैबिट है उसकी, नहीं छोड़ रहा, पान गुटखा खा रहा है, नहीं छोड़ रहा, तो कभी भी उसकी इस हैबिट को एट वंस नहीं छुड़ाया जाता। जो भी ये छुड़ा रहा है वो उसके साथ ज्यादती कर रहा है। फौरन नहीं छोड़नी है, विड्रॉल होता है इसका। लाइक आप अगर नींद की मेडिसिन ले रहे हैं, मेंशन है कि 4 to 6 मंथ अगर आपने वो ले ली नॉन स्टॉप और आपका दिल किया जी, किसी ने बोला छोड़ दो, बस फिर हो गया काम। ग्रेजुअली उसको जी, उसको जाके बाकायदा आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें, वो आपको बताएगा कि क्या ऑल्टरनेट है उसका। ग्रेजुअली नहीं छोड़ना। फॉर एग्जांपल 10 गुटखे खा रहा है एक बंदा, हमारे पास आया, विलिंगली आया कि जी मैं छोड़ना चाहता हूँ, काइंडली कुछ करें। उस 10 की जगह हमने उसको 6 पे रखा और उस 6 पे जो लेकर आए, तो उतने अरसे या उतना ड्यूरेशन जो उसका मुंह खाली रहेगा, हमने उसको कहा आप च्युइंगम ले लीजिए, 4-5 च्युइंगम मुंह में डाल लें ताकि मुंह आपका फुल रहे, आप चबाते रहे, आपको लगे कि भाई कुछ है। उस 6 से लेकर 4 पे आएगा, 4 से लेकर 2 पर आएगा, इस तरीके से जाएगी और तकरीबन इस चीज़ को ख़त्म करने में साल से 1.5 साल लग जाता है, चाहे सिगरेट हो, चाहे पान हो, गुटखा। अच्छा, जैसे ये गुटखा तो हमें पता है, गुटखा, पान ये तो दांत खराब करते हैं। क्या सिगरेट का इस्तेमाल, स्मोकिंग, क्या आपके दांतों के लिए नुकसानदेह होती है? लंग्स के लिए तो है ही, तो क्या दांतों के लिए भी होती है? जी बिल्कुल, डिस्कलर होंगे दांत। ओके। सिगरेट स्मोक कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, निकोटीन और कैफीन, येलो डिस्कलरेशन जो दांत के ऊपर होती है वो सिगरेट और चाय से होती है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ कॉफ़ी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये किस तरह हमें मालूम हो कि ज़ाहिर हर बंदे को एक अलार्म होता है, अगर हमारे मैदे में दर्द होता है तो हमें कुछ फील होने लगता है हाथ में,
डेंटल इश्यूज़ के अलार्मिंग क्या होती है कि हम अब कहें कि कुछ हो रहा है, हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए? ठीक है, एक चीज़ ये है कि आप किसी से बात कर रहे हैं और जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कही कि इस्लाह वाली बात, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रहा हूँ इनसे, इन्होंने फील किया कि मेरे मुंह से स्मेल आ रही है कुछ अजीब सी, तो ये मुझे बताएंगी ताकि मैं आगे किसी और जगह शर्मिंदगी से बच जाऊँ। ठीक है, तो मैं देखूंगा फ़ौरन यार क्या ऐसा है, मैं जाऊंगा, हाँ जी एक और किसी और ने भी मुझे टोक दिया, तो मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाऊंगा और मैं जाके डेंटिस्ट से रब्ता करूंगा कि ये ऐसी ऐसी चीज़ है, मुझे ये फील हो रहा है। वो डेंटिस्ट बताएगा कि हाँ जी आपको ये प्रॉब्लम है, और बेसिकली वो प्रॉब्लम ये होता है कि आपने ब्रशिंग कम कर रहे हैं या ब्रशिंग कर रहे हैं लेकिन जो सिगरेट है या दूसरी आपकी हैबिट है पान गुटखे की वो कंटिन्यू रखी हुई है, उसकी वजह कर मुंह से आपके बुरी स्मेल आने लग जाती है। ठीक है, उसका ये होता है कि आप सफाई करवाएं, स्केलिंग, तो 90% तक वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है अगर वो डेंटल इशू है, और होता डेंटल इशू ही है। अच्छा जी, सब कुछ करवा लिया, सारी चीज़ें हो गई, दांत भी बिल्कुल साफ़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आ रही है, तो वो हमने जो स्टमक की जो कहते हैं जी आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, उसकी वजह कर भी ये चीज़ होती है, जो आपको अल्सरेशन हुई हुई अंदर, उसकी वजह कर आपके मुंह से भी स्मेल आती है। तो उसके लिए डिफरेंट प्रोसीजर है, एंडोस्कोपी वगैरह करते हैं, ये सब चीज़ें की जाती हैं। बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब आप आते हैं, आपका बहुत शुक्रिया, और बहुत काफ़ी लोगों को नॉलेज भी आपसे मिलती है, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बात हो रही थी डेंटल इश्यूज़ के हवाले से, तो भाई आप लोग अपने दांतों की केयर करें, क्योंकि ये सिर्फ दांत नहीं होते, इससे काफ़ी चीज़ें आपकी रिलेट होती हैं और आपकी पर्सनैलिटी का भी एक बड़ा हिस्सा होती है। तो जो भी आपके इस तरह के इश्यूज़ हैं इनको ख़त्म करें ताकि आप जो है एक सेहतमंद ज़िंदगी जी सकें। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद